हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है इसे हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं या इसका कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें फर्स्ट आ जाता है बेटा आपका कोरोजन। ठीक है, कोरोजन को अगर हम बात हिंदी में बोले तो कहते हैं जंग लगना, किसी चीज़ का कोरॉइड हो जाना, जंग का लग जाना। ठीक है, तो होता क्या है कोरोजन और इसमें ऑक्सीडेशन का क्या रोल है, तो चलिए देखते हैं। कहते हैं व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एंड बेस फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकन द मेटल। ठीक है, तो जब हम किसी भी मेटल को एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया या एसिड या बेस की प्रेजेंस में कुछ समय तक रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, उस मेटल के सल्फर्स पर एक पतली सी लेयर जम गई है डिफरेंट कलर की। जो अकॉर्डिंग टू मेटल होता है, अलग अलग मेटल पर अलग अलग रंग की ऑक्साइड्स या लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी मेटल को मॉइस्चर, एयर, वाटर या एसिड बेस के कांटेक्ट में लाते हैं और तो हम देखते हैं उस मेटल की सरफेस पर एक पतली सी लेयर जम जाती है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि मेटल क्या करती है, धीरे धीरे वीक कर देती है, जिससे मेटल आपका कमज़ोर हो जाता है। ठीक, इस लेयर का फॉर्मेशन ही मेटल सरफेस पर क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है, यानी हैंस मेटल सेट टू बी कोरॉइड, और मेटल क्या बोलते हैं, कोरॉइड हो गया है। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कोरोजन। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली आप देखते हो, जैसे आपके घर में या आसपास जब आप कोई आयरन मेटल देखते हो तो उसमें जब कुछ समय तक उसको हम लोग बाहर पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रख देते हैं या उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली मॉइस्चर यानी वाटर का कांटेक्ट होता रहता है, तो आप देखते हो कि जो आयरन मेटल है उसके ऊपर एक पतली सी ब्राउन कलर की क्या होती है, लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिस लेयर का फॉर्मेशन होना ही मेटल की सरफेस पर, हम लोग कह लेते हैं कि मेटल आपका जो हो गया वो कोरॉइड हो गया है, यानी इस पर जो प्रोसेस हुआ है वो कौन सा प्रोसेस है, कोरोजन प्रोसेस है। ठीक है, और ऐसा होते होते कुछ समय बाद मेटल आपका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक, जैसे जैसे कोरोजन बढ़ता जाएगा कुछ समय बाद मेटल क्या होगा, वीक हो जाएगा, यानी जो कोरोजन प्रोसेस होता है उससे मेटल अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है और वीकनेस क्रिएट हो जाती है, मेटल आपका स्ट्रेंथ लेस हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कहते हैं आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, कहते हैं जब भी हम आयरन को, जब भी इसे एयर के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है तो एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आयरन के ऊपर क्या हो गया, कोरोजन हो गया, यानी लोहे के ऊपर जंग लग गई। तो ये इसका फॉर्मूला फॉर्म होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज़ रस्ट, और आयरन केस में जो कोरोजन होता है उसको हम लोग रस्टिंग या रस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आयरन केस में कोरोजन को हम लोग रस्टिंग और कोरॉइड जो प्रोसेस, कोरॉइड जो होता है उसको रस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर का अगर आपके पास वेसल होगा तो उसमें आप कोई बर्तन होगा तो उसमें आप देखते हो कि जब ज़्यादा समय तक अगर वो वाटर या एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे रखा रहता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो लेयर है वो कॉपर का क्या कर रही है, कोराइड कर रही है, यानी कॉपर का कोरोजन हो गया है। ठीक है, और जब कॉपर का कोरोजन होता है तो कॉपर कन्वर्ट हो जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट में, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जो कॉपर का कोरोजन है। ठीक है, इसी तरह से जब आप देखते हो कि जो आपके पास सिल्वर के जो आपके हैं, ठीक है, सिल्वर मेटल होता है जो आपका, वो काफ़ी समय तक आप जब रखे रहते हो तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर क्रिएट हो जाती है, मतलब उसकी चमक जो होती है वो टर्निश हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिल्वर जो था वो अपने ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है और वो लेयर किसकी होती है, सल्फर की। ठीक है, यानी सल्फर के कांटेक्ट में आते ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कांटेक्ट में आते ही आपका जो सिल्वर होता है उसकी चमक हो जाती है। तो चमक होने का रीज़न क्या है कि सिल्वर जो होता है वो आपका क्या बनाने लगता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोडिंग यानी परत जम जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर का कोरोजन हो जाना। तो कोरोजन प्रोसेस के बारे में आप जाना, यानी जब भी कोई मेटल अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन का कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड्स की लेयर क्रिएट हो जाती है और इसी लेयर को हम लोग नाम देते हैं कोरोजन। ठीक है, और जो मेटल जिसके ऊपर होता है उसको बोलते हैं कोराइड मेटल, और आयरन केस में कोरोजन को हम लोग रस्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल जो है ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है उसको नाम देते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब किसी को जो आपको फूड मटेरियल है उसका ख़राब हो जाना, रेंसाइड कर जाना यानी ख़राब हो जाना। ठीक है, को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो कहते हैं क्या होता है रेंसिडिटी, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल
that can easily be noticed by change in taste and smell is known as rancidity। जब भी आपका कोई फैट या ऑयल टाइप का जो फूड मटेरियल है जब काफ़ी समय तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो आप क्या देखते हो कि उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो गया, उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो किसी भी फैट और ऑयली सब्सटेंस का या फूड मटेरियल का ऑक्सीडाइजेशन होकर के उसके टेस्ट में और उसके स्मेल में चेंजमेंट आ जाना ही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है, जब भी कोई खाना ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टापन हो जाता है, स्मेल जो होती है थोड़ी सी बेकार हो जाती है, ख़राब सी स्मेल आती है। तो वो कहते हैं कि जो आपका फूड मटेरियल है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया है। तो इसी को हम लोग नाम देने लगते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, जैसे द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे आपका बटर होता है उसको अगर काफ़ी लंबे समय तक रखे रहो तो उसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा खट्टापन आ जाता है और उसमें एक गंदी सी स्मेल क्रिएट होने लगती है। तो इसका मतलब जो बटर हो गया वो क्या हो गया, रेंसाइड हो गया है, यानी उसमें रेंसिडिटी क्रिएट हो गई है, यानी बटर आपका ख़राब हो गया है। तो अब बात आती है इस रेंसिडिटी को रोका कैसे जाए। तो इस रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के यहाँ पर कुछ मेथड बताए गए, यानी प्रिवेंशन मेथड ऑफ रेंसिडिटी। इसमें सबसे पहला काम होता है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं हमारे, केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं उस फूड मटेरियल में ऐड कर देते हैं। इस फूड मटेरियल में ऐड करने में क्या होता है, जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो उसके साथ रिएक्ट करके वो उसको वहाँ से रिमूव कर देगा, यानी इसलिए नाम क्या दे रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन को क्या करें वहाँ से रिमूव करा दे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो जब एंटीऑक्सीडेंट को फूड मटेरियल में आप ऐड कर दोगे तो वो उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, रोक देता है, जिससे आपको फूड मटेरियल काफ़ी समय तक सुरक्षित बचा रहता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड मेथड है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जो आपका फूड है उसको हम लोग एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। ठीक है, जिससे उसके ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से दूर रहे। और तीसरा मेथड है फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन गैस। जो भी आपका पैकेट बंद फूड होता है या ठीक है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें आप देखते हो एयर भरी होती है, तो एयर जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन गैस को फिल करने से क्या होता है, जो उसके अंदर लिफाफे के अंदर जो ऑक्सीजन भरी हुई है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। और नाइट्रोजन जो होती है वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होती है, इसलिए जो आपका फूड मटेरियल होता है वो काफ़ी समय तक बना रहता है। और जो ऑक्सीजन होती है वहाँ से फ्लश आउट मतलब बाहर निकाल दी जाती है। थर्ड मेथड है क्या है, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। या तो जो आपका फूड मटेरियल है उसको किसी ठंडी जगह पर रेफ्रिजरेटर में रख दो, जिससे जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, यानी जो ख़राब होने की जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा क्या बन जाता है, स्लो पड़ जाता है, और ऑक्सीजन गैस के साथ उनकी रिएक्शन भी स्लो पड़ जाती है, इसलिए फूड मटेरियल काफ़ी समय तक आपका सेफ बना रहता है। तो ये था रेंसिडिटी और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के कुछ मेथड। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो आपके ऑक्सीडेशन के थ्रू अफेक्टेड होते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन डेली लाइफ। यानी डेली लाइफ में आप देखते हो कोरोजन आपको हर जगह देखने को मिलता है, रेंसिडिटी आपको हर जगह देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, जिसमें आप कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में जानते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हीट को क्या करती है, बाहर की ओर निकालती है, हीट को रिलीज़ करती है। जैसे कि जब भी किसी चीज़ को आप जलाओगे तो जलाने में क्या देखते हो कि वहाँ से हीट बाहर की निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट को रिलीज़ होना, यानी जब कोई रिएक्शन हो और उस रिएक्शन के होने पर हीट क्या हो, रिलीज़ हो, बाहर निकले, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट के फॉर्म में। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट रिलीज़ हो जाएगी तो इससे मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो हीट है उसकी जो रिएक्टेंट की हीट से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब जो प्रोडक्ट बना था तब उसकी हीट, रिएक्टेंट था तब उसकी हीट ज़्यादा थी, और जैसे रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ तो उसने हीट को क्या कर दिया, सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया, जिससे प्रोडक्ट की हीट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो वही बोलते हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कैसे रिलीज़ हो रही है इसका पता हमें कैसे चलता है, क्योंकि जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तब उसकी एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना है उसमें उसके आते आते रिएक्शन में हीट क्या हो गई, रिलीज़ हो गई, यानी रिएक्शन में हीट की कमी हो जाती है, प्रोडक्ट में हीट की कमी हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज़ हो इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, तो हम लोग ऐसे ही रिएक्शन को नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जब भी हम किसी कार्बन पार्टिकल को क्या
करते हैं, हीट करते हैं। जैसे कार्बन लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ हमने क्या करा, हीट करा, तो हीट करने में CO2 फॉर्मेशन हुआ और साथ में उसको क्या निकली, हीट निकली। इस तरह से मीथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये क्या बनाता है, CO2 और H2O बनाता है और साथ में हीट को क्या करता है, रिलीज़ करता है। इसी तरह से जब एसिड और बेस को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पे जो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है और हीट को क्या करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। और जब हीट रिलीज़ होती है तो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसका मतलब रिएक्शन में हीट को क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, एनर्जी जो है रिएक्शन में क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, जिससे एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे आपने कोई आइस क्यूब लिया, ठीक है, यानी कोई बर्फ़ ली और बर्फ़ को आपने क्या करा, एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो धीरे धीरे वो क्या होनी, पिघलने लगती है। तो बर्फ़ जब पिघल जाती है तो इसका मतलब वो पिघल क्यों रही है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। और बर्फ़ से पिघल के जब पानी बनता है तो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बर्फ़ के टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो आइस की मेल्टिंग है वो एक तरह का क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें वो हीट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहीं आप बताया गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी एक ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका जो रिएक्टेंट होता है वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हीट क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। किससे, रिएक्टेंट की एनर्जी से, क्योंकि जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ तो उसने क्या करा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरह से जैसे आइस आपकी जब मेल्ट हो जाती है तो मेल्ट होकर के वो वाटर का फॉर्मेशन करती है और वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, आइस के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और इस प्रोसेस में आपका एंडोथर्मिक है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई। इसका पता हमें कैसे चलता है, जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी कम थी, मगर जब प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी को जब हमने मेजर करा तो एनर्जी में क्या मिला, हमें इंक्रीमेंट मिला, एनर्जी बढ़ के मिली। इसका मतलब उसने क्या करा है, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कहते हैं जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में साथ साथ ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट के एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर किस सिंबल के थ्रू दिखाते हैं, नेगेटिव सिंबल, क्योंकि प्रोडक्ट की हीट में क्या आएगी, इंक्रीमेंट होगा, रिएक्टेंट की हीट में क्या आएगी, कमी आएगी। और हमें बैलेंस करके जब लिखना होगा तो बैलेंस करने के लिए अगर इस साइड बढ़ रहा है तो उतना इस साइड क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसलिए हीट को क्या लिखते हैं, माइनस हीट, ठीक है। इसी तरह से जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब उसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर उसने हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और किस में ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, साथ ही उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो आपको माइनस सिंबल के साथ मिलेगा, ठीक है। यानी रिएक्शन में अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो आपको हीट माइनस सिंबल के साथ दिखाई देगी, अगर आपका वो एक्सोथर्मिक है तो आपको हीट किस सिंबल के साथ दिखाई देगी, प्लस सिंबल के साथ, ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप की रिएक्शन थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। साथ ही आपने जाना इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन द डेली लाइफ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।